Hello friends, in the last video we started the topic functions and uses of language. In today's video we will continue the same topic and in the last we discussed three type of functions of the language: informative function, expressive function and directive function. आज हम पढ़ते हैं logician are chiefly concerned with informative function of language. Why? Informative uses of language presumes that the content of what is being communicated is actually true. In other words, it has a truth value. That is, the sentences are either true or false. Hence, they are important for logician or for logic. So, informative sentence and informative function of language both are same, because in logic only informative sentences can be proposition, and that type of proposition can be true or false. It means they have some type of truth value. एक उनकी ट्रुथ वैल्यू होती है, या तो वो सही होते हैं या तो वो गलत होते हैं, और इन्हीं सेंटेंस इन्हीं प्रोपोजिशन से एक आर्ग्यूमेंट फॉर्म होता है प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन के रूप में. सो इसलिए लॉजिशियन सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज में इंटरेस्टेड होते हैं या इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में इंटरेस्टेड होते हैं. अदर यूजेस like directive or expressive, they don't have truth value actually. उनकी कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एक में हम अपनी फीलिंग शो कर रहे होते हैं, एक्सप्रेसिव में हम अपनी फीलिंग शो कर रहे होते हैं, और डायरेक्टिव में हम कमांड दे रहे होते हैं. एंड बोथ द फंक्शंस डोंट हैव एनी टाइप ऑफ ट्रुथ वैल्यू. नाउ emotive meaning. It is important to know what is emotive meaning, because when we use language in argument, so we should know that language should be emotively neutral. तो पहले हमें ये जानना होगा कि emotive meaning क्या होता है. So many of the most common words and phrases of any language have both a literal or descriptive meaning that refers to the way things are, and an emotive meaning that expresses some positive or negative feeling about them. तो क्या होता है, एक शब्द की दो मीनिंग या दो प्रकार की मीनिंग होती है. एक लिटरल मीनिंग होता है जिससे हम शब्द को डिस्क्राइब भी करते हैं, और एक मीनिंग होता है जो हमारी फीलिंग्स को शो करता है उस थिंग की रिगार्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल. एक एप्पल का अपना एक लिटरल मीनिंग है, ठीक है. आप सबके माइंड में एप्पल कहते ही एप्पल की एक इमेज प्रिंट हो जाती है, ठीक है. जो उसे हिंदी में जानता है तो सेब कहने पर उसकी एक इमेज, वो उसका लिटरल मीनिंग है. हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सेब ऐसा होता है, रेड कलर का होता है, एक पर्टिकुलर शेप का होता है, ठीक है. उसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, और उसके साथ हमारी इमोटिव मीनिंग भी होती है अगर हम उसके साथ कोई फीलिंग शो करते हैं. सपोज मैं कहती हूँ आई लाइक एप्पल, आई लव टू ईट एप्पल, और मैं कहती हूँ आई डोंट लाइक एप्पल. तो क्या होता है कि इस सेंटेंस में मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह से कर सकती हूँ. तो एक वर्ड की एक लिटरल मीनिंग भी होती है और इमोटिव मीनिंग भी होती है. लैंग्वेज एक्सप्रेसिंग इमोशन इज सब्जेक्टिव एंड टू बी यूज डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल. अब जो क्या होता है, इमोटिव लैंग्वेज सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि हर किसी के इमोशन
अलग अलग होते हैं। आपके इमोशन किसी चीज़ को लेके अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं। दैट्स वाई इमोटिव मीनिंग इज टू बी यूज डिफरेंटली बाय द डिफरेंट पीपल। ये वेरी करती है पीपल टू पीपल। दैट इज इमोटिव मीनिंग। Now, what is emotively neutral language? So, emotively neutral language is very important in examining the validity of deductive argument. Emotion and feelings are subjective, as I said before, and they vary from person to person. क्योंकि इमोशन पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, सबकी फीलिंग सब्जेक्टिव होती हैं, इंडिविजुअल होती हैं, तो हम उसके बेस पे कोई भी डिसीजन नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए। सो इसलिए वैलिडिटी, जब हम किसी आर्गुमेंट की वैलिडिटी चेक करते हैं, सो वी शुड यूज इमोटिवली न्यूट्रल लैंग्वेज। दैट्स व्हाई it is written in the next line, if someone wants to evaluate any argument, one should know the use of emotively neutral language। कि आप इमोशन में बहकर कोई भी इवेल्युएशन ना करें। जैसे कि एक जज है, बाई चांस अगर जज किसी इमोशनल हो कि किसी एक पार्टी को फेवर करता है या वो पर्सनली एक पार्टी से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, वो अपना जजमेंट कभी भी फेयर नहीं दे पाएगा, वो बायस हो जाएगा। तो ये एरर ना आए, जजमेंट हमेशा करेक्ट हो, इसलिए इमोटिवली न्यूट्रल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉजिक। अदर यूजेस ऑफ लैंग्वेज, अभी तक हमने जो यूजेस पढ़े, दीज वर मेजर फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज। उसके अलावा भी कुछ और यूजेस होते हैं, वो क्या हैं? फर्स्ट इज सेरेमोनियल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। Now, what is the meaning of ceremonial function? This function of language always be regarded as a mixture of expressive and directive function of language। सेरेमोनियल फंक्शन दो फंक्शन का मिक्सचर है, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव। कभी कभी कुछ सेंटेंस इस तरह से यूज होते हैं कि उनका एक सेपरेट फंक्शन नहीं हो पाता, वो दो फंक्शंस को मिक्स कर देते हैं, तो सेरेमोनियल फंक्शन वैसा ही फंक्शन है। सेरेमोनियल फ्रेजेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल स्टैंडर्ड and to maintain good relationship with others. For example, dearly beloved, we are gathered here together to witness the holy matrimony of। ये एग्जाम्पल है कि सपोज एक मैरिज सेरेमनी है और वहाँ पे लोग गैदर्ड हुए, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो एक्सप्रेसिव भी है और डायरेक्टिव भी है। एक्सप्रेसिव भी है क्योंकि जो कहने वाला स्पीकर अपनी फीलिंग भी शो कर रहा है, अपनी इंटेंशन भी बता रहा है, और वो उन्हें डायरेक्ट भी कर रहा है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं और आगे हमको क्या करना है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। सो परफॉर्मेटिव फंक्शन क्या होता है? लैंग्वेज विच परफॉर्म्स द एक्शन इट रिपोर्ट्स। ये वो फंक्शन है जहाँ पे हम लैंग्वेज के थ्रू जो हम रिपोर्ट करते हैं, किस बारे में रिपोर्ट करते हैं? जो हम फंक्शन कंप्लीट, जो हम परफॉर्मेंस दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैरिज होती है, क्रिश्चियन मैरिज होती है, उसमें जो पादरी होते हैं, जो फादर होते हैं, वो जो भी पढ़ते हैं, जैसे हमारे हिंदू में, हिंदू कल्चर में 7 फेरे होते हैं, कस्में दिलाई जाती हैं, उसी तरह उसमें भी होता है। तो उसके बाद उनको आई डू करना पड़ता है, ब्राइड और ग्रूम को आई डू करके एक्सेप्ट करना पड़ता है मैरिज को। तो आई डू मतलब मैंने परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दिया, या फिर डन, आई डिड, या आई डन माई जॉब। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो ये क्लैरिटी देते हैं कि जो काम मुझे दिया गया था वो कंप्लीट हो गया है। और कॉन्ग्रेचुलेट, अपोलोजाइज, ये सारे वर्ड्स परफॉर्मेटिव फंक्शन को शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वन इज फैटिक फंक्शन। ये क्या है फैटिक फंक्शन? द ओनली पर्पस ऑफ सच अ फंक्शन इज टू मेंटेन social relationship
and to begin the conversation. Such a kind of talk does not provide us with any necessary information, but it helps us to interact with people. For example, hi, how are you, hello, goodbye. ये जो इस तरह की लैंग्वेज होती हैं, ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी न्यू पर्सन से या स्ट्रेंजर से या जब हमें किसी से इंट्रोड्यूस होना होता है, तब हम ये सवाल करते हैं, आप कैसे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं. सो ये जो इंटरेक्शन होता है, दिस इंटरेक्शन इज नेसेसरी फॉर द सोशल रिलेशनशिप विथ अदर पीपल्स. तो इस टाइप की जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो होता है इफेक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. Important point. These functions of language are not completely separate. हम जो functions पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो पूरी तरह से separate नहीं होते. क्यों? They are overlapping functions. It means a statement which is used informatively can also be used expressively and directively. This is important for a logician and also for a student of logic that they identify the information function of language. तो क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लैंग्वेज के फंक्शंस ओवरलैप हो जाते हैं कि हाँ एक ही सेंटेंस दो तरह से यूज़ हो रहा है. तो लॉजिशियन या फिर लॉजिक पढ़ने वाले स्कॉलर्स या स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है कि वो आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज़ द इंफॉर्मेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि ओनली इंफॉर्मेटिव sentence or the function are important in the logic. So they should be able to separate it from its other use of language like expressive, directive, performative. अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सी लैंग्वेज या किस टाइप के सेंटेंस से आर्ग्यूमेंट फॉर्म होता है तो हम लॉजिक में एक आर्ग्यूमेंट को इवेल्युएट कैसे करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. सो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसके 2 लेक्चर हैं. थैंक यू.